मानव संसाधन। दूसरा पार्ट है मानव संसाधन में आयु संगठन। आयु संगठन किसी क्षेत्र की जनसंख्या को 3 विस्तृत भागों में, किसी क्षेत्र की जनसंख्या को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, चाहे वो देश हो या क्षेत्र हो, वहां की जनसंख्या को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बालिका बालक वर्ग, दूसरा है युवा वर्ग और तीसरा है वृद्ध वर्ग। वृद्ध वर्ग ये 3 वर्ग हैं, बालक बालिका वर्ग, युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग। तो हम आयु संगठन में देखें तो आयु संगठन में बालक वर्ग, युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग को शामिल किए जाते हैं। इसमें जो 2 वर्ग है, बालक वर्ग और युवा वृद्ध वर्ग, बालक वर्ग और वृद्ध वर्ग युवा वर्ग पर मुख्य रूप से क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। युवा वर्ग पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। जो युवा वर्ग होते हैं वे क्या होते हैं, जो युवा वर्ग के व्यक्ति हैं वे घरों में, खेतों में, दफ्तरों में कार्य करते हैं। और बालक वर्ग और वृद्ध वर्ग इन पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। क्योंकि जो बालक वर्ग होते हैं, बालक वर्ग होते हैं वे भविष्य के उत्पादक बनेंगे और उन्हें उस भूमिका के लिए हमको तैयार करना पड़ेगा। आज जो हम देख रहे हैं बालक वर्ग है या बालिका वर्ग है, वे भविष्य के उत्पादक बनेंगे और इसको हमको इस कार्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। दूसरी ओर यदि हम वृद्धजनों को देखें तो वृद्धजन के लिए, वृद्धजन क्या करते हैं, वे कुछ कार्य नहीं करते, वे कुछ कार्य नहीं करते। इसको हमको युवा वर्ग को इस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो यह हो गया आयु संगठन। अब हम अलग अलग इसका वर्णन करते हैं, बालिका और बालक वर्ग। इस वर्ग में हम देखें, बालक और बालिका वर्ग में हम देखें तो 15 साल से कम उम्र, 15 साल से कम आयु के बच्चे को इसमें शामिल किए जाते हैं। जिनकी उम्र 15 साल से क्या है, कम है, उनको हम बालक बालिका वर्ग में शामिल करते हैं। सामान्य रूप से इस वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, बालक बालिका होते हैं, सामान्य रूप से क्या होते हैं, इस वर्ग के जो बालक बालिका होते हैं वे किस पर आश्रित होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। वे अपनी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आर्थिक उन्नति आदि के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे वर्ग के लोगों इनको आश्रित करना पड़ता है, दूसरे वर्ग के लोगों पर आश्रित रहना पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग के लोगों को, आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग के लोगों को हम क्रियाशील वर्ग नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं। बहुत से क्षेत्रों में हम देखते हैं कि बाल श्रमिक कार्य करते हैं, क्योंकि उनकी सहायता के लिए युवा वर्ग उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके कारण उनको बाल श्रमिक कम उम्र में कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है। दूसरा है युवा वर्ग। युवा वर्ग में भी हम देखें तो 15 साल से, युवा वर्ग में 15 साल से 59 साल, 15 साल से 59 साल के जो लोग होते हैं इसको इस वर्ग में शामिल करते हैं। यह वर्ग सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग होते हैं।
जो युवा वर्ग होते हैं क्या होते हैं, सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग होते हैं। और इस पर अन्य आयु वर्ग, इस पर अन्य आयु वर्ग मतलब इस पर दो अन्य जो वर्ग होते हैं, बालक बालिका वर्ग और वृद्ध वर्ग क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, आश्रित रहते हैं। यह वर्ग अधिक गतिशील भी होता है, जो युवा वर्ग में अधिक गतिशील होता है। क्यों? क्योंकि इनको अपनी कार्य की तलाश करने के लिए, क्योंकि इनको कार्य करना है, और कार्य यदि जहाँ करना है, यदि में कार्य बंद हो जाए तो इनको कार्य की तलाश करनी पड़ती है, कार्य की खोज करना पड़ता है। यदि ये वर्ग काम नहीं करेगा तो अन्य जो दो वर्ग आश्रित है, अन्य जो दो वर्ग आश्रित है, इनकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है और अन्य आर्थिक जो जरूरत है, आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए युवा वर्ग क्या होते हैं, अधिक गतिशील होता है। इनको प्रवास भी करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास भी करनी पड़ती है काम की तलाश में और कार्य करने के लिए। ये हो गए युवा वर्ग। अब हम देखते हैं वृद्ध वर्ग के व्यक्ति। इसमें 60 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से अधिक को इसमें शामिल किया जाता है। 60 वर्ष से अधिक जो लोग होते हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। इस उम्र के बाद लोगों में, 60 वर्ष के बाद यदि देखें तो लोगों में क्या होती है, गतिशीलता कम आने लगती है, कम गतिशील होते हैं। और इस वर्ग के अधिकांश लोग जो नौकरी नहीं करते हैं, जिनका कोई मजबूत आर्थिक पक्ष नहीं होता है, उनको अपनी जरूरत के लिए क्या करना पड़ता है, युवा वर्ग पर आश्रित रहना पड़ता है। जो व्यक्ति नौकरी करते थे उनको युवा वर्ग पर आश्रित नहीं होने, जो लोग नौकरी नहीं करते थे, अपनी आर्थिक, अपनी स्वास्थ्य संबंधी या अपनी आवश्यकता की वस्तु के लिए इनको युवा वर्ग पर आश्रित रहना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं काम और कार्यशील जनसंख्या। यदि हम देखें काम और कार्यशील जनसंख्या, काम और कार्यशील जनसंख्या हमारे देश की जनगणना में, यदि हम देखें तो हमारे देश की जनगणना में किसे हम कार्यशील जनसंख्या में शामिल करें, किसको शामिल न करें, ये उलझाने वाले सवाल है। हम किसको श्रमिक कहें, किसको उत्पादक कहें। यदि देश में जनगणना की जाती है, किसको हम उत्पादक कहेंगे, किसको श्रमिक कहेंगे, ये सवाल काफी कठिन है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास, यदि हम देखें तो हमारे देश में ज्यादातर लोगों के पास क्या होता है, काम नहीं होता है, वे काम नहीं करते हैं और उनकी काम के जो स्वरूप होते हैं उसमें परिवर्तन होता है, बदलाव होता रहता है। लोगों में यदि हम देखें तो नियमित काम नहीं होता है, और काम नहीं होने के कारण उसके जो काम होता है उसमें बदलाव भी आता रहता है। क्यों? क्योंकि वे कभी रोजगार करते हैं, कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है, वे खाली बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों को हम किस श्रेणी में शामिल करें? कई लोग काम करते हैं और कुछ दिन बाद वो खाली बैठे रहते हैं, तब इसको किस श्रेणी में शामिल करें? इसका ठीक ठाक हल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जनगणना आयोग ने, जनगणना जो आयोग है उसके लिए काम चलाओ परिभाषा का उपयोग करता है। इसको हम काम चलाओ परिभाषा कहते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक यदि हम देखें तो हमारे भारत देश 2011 की जनगणना के मुताबिक काम को आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में जोड़कर देखा गया है। हमारे भारत देश में 2011 में जो कार्यशील जनसंख्या है, जो काम करते हैं और जो काम नहीं करते, मतलब काम करते हैं थोड़ा दिन के लिए, थोड़े दिन बाद वो खाली बैठे रहते हैं,
इसको 2011 की जनगणना के मुताबिक आर्थिक रूप से उत्पादक कार्यों में या गतिविधियों में भागीदारी के साथ जोड़कर देखा गया है। चाहे वे बैंक में सुपरवाइजरी काम करें या निर्देशन काम करें या आंशिक रूप से खेत में काम करें या किसी अन्य गतिविधियों में मदद करें या अवैतनिक काम जो काम करते हैं, इसको भी इसमें हम शामिल करते हैं। जो व्यक्ति घरेलू खपत के लिए क्या करते हैं, घरेलू खपत के लिए पूरी तरीके से यदि खेती या दूध उत्पादन कार्य में लगे होते हैं, जो व्यक्ति में अपनी घरेलू खर्च करने के लिए, खपत करने के लिए पूरी तरीके से, कई लोग खेती करते हैं, कई लोग क्या है दूध उत्पादक क्षेत्र में लगे होते हैं, उनको भी श्रमिक के रूप में माना जाता है। उनको भी क्या किया जाता है, श्रमिक के रूप में माना जाता है। लेकिन जो दैनिक काम करता है, दिन में घरेलू काम करता है, दैनिक काम करता है मतलब घरेलू काम करता है, जैसे खाना पकाना, पानी भरना है, बच्चों की देखभाल करना है, घर की साफ सफाई आदि को, इसको हम किसमें शामिल नहीं करते हैं, उत्पादक में शामिल नहीं करते, उत्पादक श्रम नहीं कहा जा सकेगा। इस प्रकार हम देखें, जो घरेलू काम करने वाले जो महिला है, व्यक्ति है, इनको हम श्रम में शामिल नहीं करते। खाना पकाना, पानी भरना है, बच्चों की देखभाल करना है, घर की साफ सफाई करना है, तो ऐसे लोगों को हम श्रम में शामिल नहीं करते, क्योंकि इनके बाद किसी प्रकार की अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम देखें तो देश में 30% लोग मुख्य उत्पादन में लगे हुए थे। यदि 2011 की जनगणना में देखें, 2011 की जनगणना के आधार पर यदि हम देखें तो 30% लोग ही इसमें लगे हुए थे, उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन 10% लोग आंशिक रूप से उत्पादन कार्य, 10% लोग क्या करते हैं, आंशिक रूप से, मतलब जब काम मिलेगा तब काम करेंगे, उसके बाद काम नहीं है तो खाली बैठे रहते हैं। ये आंशिक रूप से 10% लोग काम करते हैं। लगभग 60% लोग उत्पादन काम नहीं करते। ये मान लो हम देखें 30% तो लगातार काम कर रहे हैं, उत्पादक क्षेत्र में लगे हुए, 10% क्या है, आंशिक रूप से, और 60% लोग यदि हम देखें तो हमारे देश में ये उत्पादन कार्य नहीं करते, उत्पादन क्षेत्र में काम नहीं करते। तो इस प्रकार काम और कार्यशील जनसंख्या हो गया। इसके बाद देखते हैं साक्षरता। साक्षरता 2011 की जनगणना के आधार पर हमारे भारत देश में साक्षरता की जो दर थी वे 74.04%। 2011 की जनगणना के आधार पर 74.04% लोग साक्षर। कब? जनगणना 2011 के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर यदि देखें तो 74.04% लोग साक्षर। हमारे भारत देश में 74.04% लोग साक्षर, अर्थात यदि हम हर 4 व्यक्ति में से यदि 3 व्यक्ति कहें तो पढ़े लिखे होते। 4 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति क्या होते थे, पढ़े लिखे होते थे। अब यदि हम देखें पहले की आंकड़ों पर यदि हम नजर डालें, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यदि हम देखें हमारे भारत देश में तो काफी अच्छी प्रगति हुई। स्वतंत्रता के पहले यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में साक्षरता का जो प्रतिशत था बहुत कम, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में हमारे देश ने काफी प्रगति की। स्वतंत्रता के बाद यदि हम पहली जनगणना में देखें, यहाँ सिर्फ 18% लोग साक्षर जनगणना किया गया। स्वतंत्रता के बाद उस समय सिर्फ हमारे भारत देश में यदि देखें तो 18% लोग क्या थे, साक्षर। 18% लोग साक्षर थे। इसके बाद क्या हुई, जनसंख्या में वृद्धि भी हुई और साक्षरता की दर में भी वृद्धि हो गई। 2001 में साक्षरता का प्रतिशत 2001 में यदि देखें
साक्षरता का प्रतिशत 64.68%। 2001 में यह थी हमारे भारत देश की साक्षरता 64.68% हो गई। इस प्रकार साक्षरता की दर है, इसको हम 8.4 कर सकते हैं। 64.84। 2001 में साक्षरता की दर 64.84% थी और 2011 में 74%। इस प्रकार साक्षरता की दर में वृद्धि होती गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में साक्षरता की प्रतिशत अभी 74% से ऊपर है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में साक्षरता 74% है। ये पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता की दर है। लेकिन हम दोनों की तुलना करें, पुरुषों की साक्षरता और महिला की साक्षरता, तो पुरुषों की साक्षरता 82.14, पुरुष साक्षरता। और महिला में देखें साक्षरता का दर 64%। तो दोनों में अंतर है, पुरुषों की साक्षरता और महिला की साक्षरता दोनों में अंतर है। पूरी साक्षरता देखें 74% का साक्षरता, लेकिन पुरुषों की साक्षरता यदि हम देखें तो 82.14% पुरुष साक्षर, और महिला की हम साक्षरता की दर देखें तो 64%। इस प्रकार साक्षरता की जो दर है ये भिन्नता है, स्थानीय स्तर पर इसमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं केरल में 93.93% लोग साक्षर। केरल में हम पूरे देश की राज्यों की हम तुलना करते हैं तो केरल में साक्षरता का जो प्रतिशत है 93.93%। मिजोरम में 93.93%। मिजोरम में हम देखते हैं इनका 91%। मिजोरम में क्या है, इनके 91% साक्षर। त्रिपुरा में 87%। तो अलग अलग राज्यों में साक्षरता की जो प्रतिशत है इसमें भिन्नता है। और यदि हम देखें तीनों राज्यों में केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, इसमें साक्षरता की दर काफी अधिक है, उच्च साक्षरता की दर है। लेकिन बिहार में हम देखते हैं, राजस्थान में देखते हैं, झारखंड में, यहाँ साक्षरता की दर काफी कम है। यहाँ साक्षरता की दर काफी कम है। इस प्रकार साक्षरता हो गई। अब हम देखते हैं जनसंख्या और विकास। जनसंख्या और विकास। विकास का मतलब होता है केवल उत्पादन में सतत वृद्धि करना। विकास का मतलब क्या होता है, उत्पादन में सतत वृद्धि करना। उत्पादन में हमेशा सतत वृद्धि करना, ये क्या कहलाता है, उत्पादकता कहलाता है। किसी देश का आर्थिक विकास वहां के लोगों के जीवन स्तर पर, यदि हम देखें आर्थिक विकास, जीवन स्तर, वे किस पर निर्भर करती है, जनसंख्या पर निर्भर करती है। जनसंख्या यदि साक्षर है, शिक्षित है, वहां का आर्थिक विकास अधिक होगा। और लोगों की सोच पर निर्भर करती है। सकारात्मक प्रभाव भी क्या करती है, विकास को प्रभावित करती है। हम किस तरह ये मानवीय जीवन को विकसित जीवन कर सकते हैं, यदि हम देखें तो किस तरह के मानवीय जीवन को विकसित जीवन कर सकते हैं। इसके संबंध में दो अर्थशास्त्री हैं, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री और भारत के अर्थशास्त्री। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री मकबूल
अल हुसैन भारत के अमर्त्य सेन, ये दोनों अर्थशास्त्रियों ने देश के विकास के संबंध में कुछ बातें कही हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम में मानव विकास को, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसके विकास कार्यक्रम में उन्होंने भाग लेने गए थे और उसी के आधार पर इन्होंने मानव विकास को मापने के लिए कुछ सुझाव दिए। किसी देश के लोगों का विकास इस बात पर निर्भर करती है कि वे अपनी इच्छानुसार जीवन जीने के मौके या उसके पास जरूरी क्षमता है कि नहीं है, वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके आधार पर ही हम जीवन विकल्पों को, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जीवन विकल्प है इनको चुनने के अवसर प्रदान किया जाता है। किसी भी देश की जनसंख्या में मदद करने की इच्छा है, उनकी क्षमता क्या है, वे उनका उद्देश्य क्या है, इन सभी उद्देश्यों को इसमें शामिल किए गए हैं। मानव विकास का उद्देश्य मानव की क्षमता में वृद्धि करना। मानव विकास का उद्देश्य क्या है, मानव की क्षमता में वृद्धि करना और उनका भरपूर उपयोग करना। इन्होंने इसके लिए यह भी समझाया कि लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश अधिक होना चाहिए और महिलाओं की सशक्तिकरण पर, महिलाओं की सशक्तिकरण और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दी जानी चाहिए। यदि किसी भी देश का आर्थिक विकास करना है तो आर्थिक विकास करने के लिए महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दी जानी चाहिए, तभी उस क्षेत्र का, उस देश का विकास संभव हो सकता है। अब हम देखते हैं जनसंख्या एवं गरीबी। जनसंख्या एवं गरीबी, क्या अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है? जनसंख्या और गरीबी में हमको ये बताना है कि क्या अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है। जिस देश में जनसंख्या अधिक होती उस देश में गरीबों की या निरंतर की संख्या में अधिक होती है। यह लंबे समय से वाद विवाद का, यह लंबे समय से क्या है, वाद विवाद का विषय रहा है। इस पर विशेष चर्चा चलता आ रहा है। कई लोगों का मानना है कि संसाधन और उत्पादन सीमित है। कई लोगों का मानना है कि हमारे भारत देश में उत्पादन और संसाधन सीमित है। हमारे भारत देश में हम देखते हैं कि यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है लेकिन उत्पादन कम है। उन संसाधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा, उन संसाधनों का क्या नहीं हो पा रहा है, पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा है। और पर्याप्त विकास नहीं होने के कारण उत्पादन में इसका प्रभाव पड़ा है। अब हम देखते हैं संसाधन को उपलब्ध होगा, साधन जो संसाधन है ये सबके लिए उपलब्ध होगा कि नहीं होगा। हमारे पास जो संसाधन है, जो हमारे पास संसाधन है इनका उपयोग सभी व्यक्ति के लिए हो, सभी व्यक्ति के लिए होगा कि नहीं होगा, ये भी एक चर्चा का विषय है। और इस चर्चा को 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला बात यह है कि उत्पादन और संसाधन कभी स्थिर या सीमित नहीं होता। उत्पादन और संसाधन, उत्पादन और संसाधन कभी सीमित नहीं होते हैं। एक इस पर निर्भर करती है, तकनीकी पर निर्भर करती है। किसी भी देश में यदि संसाधन है, उत्पादन है, तो ये किस पर निर्भर करेगी, तकनीकी के ऊपर निर्भर करेगी। कुछ देश की तकनीकी पर निर्भर करती है, क्योंकि यदि हमारे भारत देश में यदि संसाधन है, इन संसाधनों का हमको विदोहन करना है, विदोहन करके उत्पादन में वृद्धि करना है। देखिए किस पर निर्भर करेगी, तकनीकी पर निर्भर करेगी। हमारे भारत देश में संसाधनों के विदोहन के लिए पर्याप्त तकनीक है नहीं है, इस पर निर्भर करती है।
यदि हम देखते हैं जंगल में यदि लकड़ी है और इससे हमको ताप प्राप्त करना है, यदि हम लकड़ी को जला दें, यदि हमको ताप प्राप्त करना है जंगल की लकड़ी को जला देते हैं और इससे हमको ताप की प्राप्ति होती है। ये लेकिन ताप क्या होगा, जंगलों तक ही सीमित होगा। यदि हम कोयला के द्वारा खनिज तेल या गैस का उपयोग करने लगे, यदि हम खनिज तेल, कोयला है, गैस, इसका उपयोग करने लगे तो ऊर्जा के नए और विशाल संसाधन, यदि हम देखते हैं लकड़ी, यदि हमको ताप प्राप्त करना है तो ताप प्राप्त करने के लिए यदि हम जंगल की लकड़ी को जला दें तो जो ताप है कहाँ तक सीमित होगी, जंगल तक ही सीमित होगी। लेकिन यदि हम कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, इसका यदि हम उपयोग करेंगे तो इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। इसका क्षेत्र व्यापक हो जाएगा, सिर्फ जंगल तक ही सीमित नहीं होगी, हम दूर दराज के क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार तकनीकी में बदलाव आने से क्या होती है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और देश के सभी आबादी तक, लोगों तक हम क्या कर सकते हैं, इसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यदि हम देखते हैं तो किसी समाज में कितना उत्पादन होगा यह इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ काम करने वाले लोग, किसी समाज में हम देखें तो कितना उत्पादन होगा, हम कितना उत्पादन कर सकते हैं, एक इस पर निर्भर करती है, वहाँ के श्रमिकों की क्षमता पर निर्भर करती है, वहाँ की तकनीकी प्रशासन, श्रमिकों की कार्य करने की क्षमता, कार्य करने का ढंग, इस पर भी निर्भर करती है। समाज में यदि अधिक कार्य कुशल व्यक्ति है, समाज में यदि हम देखें तो अधिक कार्य कुशल व्यक्ति है तो उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यदि हम देखते हैं समाज में यदि क्या है, कार्यशील कुशल व्यक्ति, स्वस्थ, शिक्षित है, इससे क्या हो सकता है, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि यदि हम देखें तो गरीबी साधनों की कमी कारण नहीं है, गरीबी हम देखें तो साधनों की कमी कारण नहीं होती, साधनों की कमी के कारण क्या नहीं होती है, गरीबी नहीं होती। इन साधनों का वितरण किस प्रकार हो रहा है, साधनों के करीब। तीसरी बात क्या है, साधनों की कमी के कारण गरीबी नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करती है कि इन साधनों का वितरण किस प्रकार हो रहा है, सभी लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, इस पर निर्भर करती है। यदि हम देखते हैं समाज में धनिक वर्ग के व्यक्ति और गरीब वर्ग के व्यक्ति, तो धनिक वर्ग के व्यक्ति मतलब जो संसाधन है वे उन्हीं लोगों तक पहुंच रही, उनका जो वितरण हो रहा है धनिक लोगों तक पहुंच पा रही। यदि हम समाज में समान वितरण करते हैं तो कोई गरीब और अमीर नहीं होता। समाज में यदि हम इन संसाधनों का वितरण समान रूप से करते हैं तो इस समाज में कोई अमीर और गरीब नहीं होगा। लेकिन आज देखते हैं धन की वितरण में समानता है, गरीब वर्ग के व्यक्ति, धनिक वर्ग के व्यक्ति, क्यों? क्योंकि संसाधनों का जो वितरण है वे अमीर लोगों के पास अधिक हो, इनका लाभ अमीरों को मिल रहा है और गरीब इनका लाभ नहीं उठा पा रहे। तो इस प्रकार संसाधनों का जो उपयोग है वे धनिक लोग अधिक करें और गरीब वर्ग के जो व्यक्ति इनका लाभ नहीं उठा पा रहे। अब हम देखते हैं कि आबादी, जहाँ अधिक आबादी पाई जाती है, एक बात स्पष्ट है कि जहाँ जनसंख्या अधिक होती है, जहाँ जनसंख्या अधिक होती है वहाँ वास्तव में गरीबी अधिक देखने को मिलती है। यदि हम भारत देखें, पाकिस्तान देखें, बांग्लादेश देखें, इसकी तुलना यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका से करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका अधिक क्या है, विकसित है।
इन देशों की तुलना में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ जनसंख्या अधिक है, लेकिन विकास की गति हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विकास की गति अधिक, यहाँ के लोग धनिक, और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग गरीब। इस प्रकार आबादी भी क्या करती है, आबादी भी क्या करती है, गरीब और अमीर को उन्नत करने में सहायता करती है। सभी देशों में यदि हम देखें तो सभी देशों में क्या है, जो जीवन स्तर है, विकास का स्तर है, इसमें भिन्नता पाई जाती है। दुनिया के सभी लोगों में यदि हम देखें तो जीवन स्तर में अंतर है, सभी देशों की लोगों की जीवन स्तर में अंतर है। इसके संबंध में गांधी जी ने कहा है, धरती पर हर इंसान की जरूरतों के लिए, धरती पर हर इंसान की जरूरतों के लिए क्या है, पर्याप्त संसाधन है, मगर किसी के लालच के लिए नहीं। हम देखते हैं गांधी जी ने कहा है कि हमारे इस धरती में सभी के लिए सभी आवश्यकताओं की पूर्ति, जरूरतों को पूर्ति करने के लिए संसाधन, लेकिन किसी एक की लालच ने क्या कर दी, इसको कमी कर दी है। अब ये संसाधन किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए। इस प्रकार ये हो गया जनसंख्या एवं गरीबी। इस प्रकार ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। ठीक है।